गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए बच्चों, जब हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट की बात करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो इस बात को हमें ध्यान रखना होगा कि हम एक बार में दो ही वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब ये स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, ये बात जरा हम लोगों को यहां समझनी होगी। डियर स्टूडेंट्स, देखिए, जब मैं किन्हीं भी दो वेक्टर क्वांटिटीज का आपस में मल्टीप्लिकेशन करता हूं और रिजल्ट मुझे स्केलर क्वांटिटी मिलती है। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों को फिजिक्स में मिल जाएंगे जहां दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट है वो हमारा स्केलर होगा। तो ऐसी स्थिति में जो भी हमारा वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा इसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानेंगे और इनके बीच में यहां पे एक डॉट प्लेस करेंगे। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? ठीक है बच्चों। अब अगर मैं इसको एलोबरेट करूंगा तो ये होगा वेक्टर ए का मॉड्यूलस मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर बी का मॉड्यूलस मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। अब एग्जैक्टली व्हाट इज हियर थीटा? कॉस तो सब लोग जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, आपने 10th में पढ़ा होगा। थीटा क्या है? बेसिकली बच्चों थीटा है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। तो देखो जरा, मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो ऐसी स्थिति में थीटा होगा 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहां पर c की वैल्यू मुझे मैक्सिमम मिल जाएगी। अब दूसरा केस, मान लीजिए ये मेरे पास वेक्टर a है और इसके परपेंडिकुलर 270 डिग्री का हो सकता है या 90 डिग्री का हो सकता है, ये वेक्टर b है, तो इनके बीच में एंगल है कितना बच्चों? 90 डिग्री। तो जैसे ही मैं यहां cos 90 डालूंगा तो मेरे को मिलेगा 0। यानी दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर मुझे 0 मिल रहा है, इसका मतलब उनके बीच में बनने वाला एंगल 90 है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग यहां से अभी इसके बारे में डियर स्टूडेंट्स सीखेंगे। तीसरा केस आता है, मान लीजिए ये मेरे पास वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब इन दोनों के बीच एंगल कैसे निकालना है ये प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है। हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट वेक्टर है उसको उसी लाइन में आगे बढ़ाते हैं और एंटी क्लॉकवाइज दूसरे वेक्टर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो भी एंगल हमारा बनता है उसी को कहते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो बच्चों पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन की बात हमने की, यहां पे थीटा लिया तो हमारा फॉर्मूला निकल के आया ए बी कॉस थीटा। थीटा कहां है, कैसे है, ये बात समझ में आ गई होगी। इसके स्पेशल केस भी समझ में आ गए होंगे। 0 होगा तो मैक्सिमम होगा, 90 होगा तो 0 होगा। ये था हमारा क्या, स्केलर प्रोडक्ट। तो देखो बच्चों, बड़ा बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है। यही चीज मैंने यहां पे आपको लिख करके दिखा रखी है। ये रिप्रेजेंटेशन इसके हो सकते हैं। तो जो स्केलर प्रोडक्ट है इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ यहां पे डॉट लगाई होती है हमने। इसी को हम लोग कॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ यहां हम कॉस कंपोनेंट की बात कर रहे होते हैं। तो ये है हमारा स्केलर प्रोडक्ट। कैसे करना होता है, क्या करना होता है, अभी हम लोग और आगे सीखने वाले हैं। फिर स्टूडेंट्स देखिए जरा, वही डायग्राम मैंने यहां पे दिखाया है। वेक्टर ए और वेक्टर बी है, इनके बीच में एंगल थीटा है। अब इस फिगर को मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर कर देना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, बड़ी मजेदार सी फिगर है। देखिए, मैंने जब भी आपको बताया, आपको कहा कि पहले वेक्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, फिर दूसरे वेक्टर के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल की बात करेंगे। तो बच्चों ये जो फिगर हमें यहां दे रखी है और ये जो फिगर हम बार बार बनाते आ रहे हैं, इसमें कोई भी अंतर नहीं है, ये दोनों ही सेम फिगर हैं। बस किया क्या है, हमने यहां से इस वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट लॉ लगाया, सेम प्लेन में सेम मैग्नीट्यूड के साथ डिस्प्लेस करके यहां रख दिया, तो एंगल वही हमारा ये वाला और ये वाला क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, तो वही उतना ही होगा। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू। अब स्टूडेंट्स बात थी कि स्केलर प्रोडक्ट कब करना है,
यानी फिजिक्स में कौन कौन सी सिचुएशंस होंगी जहां हमें स्केलर प्रोडक्ट लेना होगा डियर स्टूडेंट्स, ये बात जरा हम यहां समझते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है हमारा वर्क डन का। देखिए एज वी नो क्या कि वर्क जो है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। एल्जेब्रिक तो है, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव, ठीक है ना। आपने 9th में पढ़ा था क्या वर्क पावर एनर्जी, वहां वर्क आपका पॉजिटिव हो सकता था, नेगेटिव हो सकता था, तो वो तो पॉसिबल है, लेकिन ये कभी डायरेक्शनल नहीं है, वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती। एल्जेब्रिक है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। अच्छा, ये किस किस का प्रोडक्ट है, किस किस का मल्टीप्लिकेशन है, फोर्स का एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट का। अब कोई स्टूडेंट यहां ये मत कहना कि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, क्या मैं इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूंगा तो वर्क डन नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा डियर स्टूडेंट्स। हम यहां इसे डिस्टेंस कह ही नहीं सकते, हमारी मजबूरी है, इसको हमें डिस्प्लेसमेंट ही कहना होगा। ये हमें हमेशा डिस्प्लेसमेंट ही लेना होगा, तभी हम लोगों को वर्क डन मिलेगा। अब यहीं से थोड़ा आगे की बात मैं बता देता हूं कि कोई भी वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जीरो कब होगा, नेगेटिव कब होगा। मान लीजिए ये आपके पास कोई बॉडी है, इसके ऊपर आपने इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाया और इसमें डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगल हो गया इनके बीच में जीरो। और जब ये एंगल बच्चों जीरो हो गया तो आप इजीली यहां पे क्या लिख पाओगे, एफ डिस्प्लेसमेंट कॉस जीरो, तो ये आपके पास में आ गया एफ एस, यानी पॉजिटिव वर्क डन। इवन ये जीरो ही नहीं, अगर मैं इस एंगल को जीरो से बढ़ा करके कहां तक लाता हूं, 90 से जस्ट पहले तक लाता हूं। 90 नहीं होना चाहिए, 90 से जस्ट पहले, मान लीजिए 89 डिग्री भी है, तब तक भी वर्क डन मेरा पॉजिटिव ही होगा, बिकॉज ऑफ हम सब जानते हैं कॉस में जो थीटा की वैल्यूज होती हैं वो लेस देन 90 पॉजिटिव होती हैं। जैसे ही हम दोनों के बीच क्या करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाने की बात करते हैं, किस किस के बीच, एफ और एस के बीच, तो ये मेरा एफ कॉस 90 हो जाएगा, और जैसे ही एफ कॉस 90 होगा ये वर्क डन मेरा जीरो हो जाएगा। बच्चों आपको याद होगा 9th में एक छोटा सा एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई कुली है, एक लेवल्ड प्लेटफॉर्म पे सूटकेस रख करके जा रहा है, बताइए कितना वर्क डन होगा? तो आप सबने आंसर दिया था हंसते खेलते जीरो। तो बच्चों जीरो होगा, बिल्कुल ठीक है, वहां अलग तरीके थे, लेकिन मैं अगर इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूं तो बड़ा नॉर्मल सी बात है। देखिए जो वर्क डन है वो मेरा किसके अगेंस्ट निकाल रहा हूं मैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ऐसे नीचे, और मेरा मोशन हो रहा है लेवल्ड प्लेटफॉर्म पे ऐसे। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स और मोशन, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 है। अब अगर मैं यहां ये वाला केस देखता हूं तो बिल्कुल सही है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 है, इसलिए वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। तो आपने मजे मजे में जो 9th में अपना एक आंसर दिया था जीरो का, वो ऐसे दिया था बच्चों, ये कॉन्सेप्ट था उसके पीछे। अब नेगेटिव वर्क डन की बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है और मैंने इसमें फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, और इसमें मोशन हो गया ऐसे, यानी 90 डिग्री से ज्यादा एंगल लेते हुए इसमें क्या हो गया बच्चों, मोशन हो गया। तो ऐसी स्थिति में कॉस मोर देन 90 जब आएगा 180 तक, तो क्या होगा, नेगेटिव वैल्यूज होंगी। नेगेटिव वैल्यूज होंगी तो वर्क डन मेरा नेगेटिव होगा। तो ये जो हमारी आगे आने वाली चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी, उसके अंदर हम लोगों को फिर दोबारा से पढ़ना है। तो पहली यूनिटों में काफी कुछ हो जाता है, आगे सिलेबस की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो डोंट वरी बच्चे, आप चिंता ना करें, जितना काम जिस दिन हो रहा है उस दिन काम करते रहें। तो ये देखिए पहला एग्जांपल मैंने वर्क डन का लिया, जिसमें मुझे कॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट को लेना होता है। ठीक है बच्चों, दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा बच्चों इंस्टेंटेनियस पावर का। किसका लेना चाहूंगा, इंस्टेंटेनियस पावर का। तो सब लोग जानते हैं पावर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, जो आप लोग जानते हैं, चलिए उसी की बात करेंगे हम लोग। पहले पावर का फॉर्मूला होता है, सब लोग जानते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम।
ये होता है, सब जानते हैं यहां तक। तो अब बड़ा मजेदार सा रिलेशन मुझे मिल जाता है अगर मैं वर्क डन को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कह दूं। बच्चों फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, लेकिन टाइम तो मेरा वेक्टर नहीं है। तो मैं इसको वर्क डन को फोर्स डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट कहता हूं अपॉन टाइम करता हूं। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये क्या देता है मेरे को? वेलोसिटी देता है, स्पीड नहीं देता। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या देता है? वेलोसिटी देता है। तो इस तरह से पावर जो है वो फोर्स एज वेल एज वेलोसिटी दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है का डॉट प्रोडक्ट होता है। इस तरह से मैं इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर सकता हूं। अगर मेरी फोर्स और वेलोसिटी दोनों ही यूनिफॉर्म है, दोनों ही कांस्टेंट है, तो ऐसी स्थिति में एवरेज पावर भी मैं कह सकता हूं। लेकिन मैंने इंस्टेंटेनियस इसलिए कहा है कि नॉर्मल केसेस में ना तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती ना फोर्स कांस्टेंट रहता। अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई भी नेट फोर्स हमने लगाया हुआ है तो उसकी वेलोसिटी हमारी या तो इंक्रीज होती जाएगी या तो डिक्रीज होती चली जाएगी। इसलिए पावर का कॉन्सेप्ट मुझे हमेशा इंस्टेंटेनियस ही निकालना है। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? अगेन मैं अगर बात करता हूं तो देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई बॉडी है, इस पर मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और वेलोसिटी मेरी डेवलप होती है इस डायरेक्शन में। तो मुझे क्या करना होगा? फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ाना होगा, एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करना होगा। देन आई विल राइट हियर एफ वेलोसिटी कॉस थीटा। तो ये मेरे पास अब इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला आ जाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स रिगार्डिंग टू व्हाट? पावर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। तो देखिए, अभी आप लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स को कभी भी नहीं पढ़ा है। अभी बच्चों आपने मैग्नेटिक फ्लक्स को नहीं पढ़ा है, तो इसलिए हो सकता है आपको ये थोड़ा अजीब सा लगे। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए क्या है, बड़ा मजेदार सा केस है। अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स एक क्वांटिटी होती है जिसे हम लोग 12th में पढ़ेंगे। तो ये मेरी बराबर होती है मैग्नेटिक फील्ड, जो कि अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है, एज वेल एज एरिया वेक्टर। अब आप ये कहेंगे एरिया वेक्टर क्या आ गया? ये भी आपके लिए एक नई क्वांटिटी है। मान लीजिए मेरे पास कोई एरिया है और इस एरिया के परपेंडिकुलर मैं इसको डायरेक्शन प्रोवाइड कर दूं, तो इसे कहूंगा एरिया वेक्टर। दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू एरिया वेक्टर। डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो अब आपको ये सारे के सारे एग्जांपल्स क्लियर हो गए होंगे, कहां कहां जरूरत होती है स्केलर प्रोडक्ट की, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम कुछ और बातें पढ़ना चाहेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, बड़े काम की हैं, देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट में सबसे पहले है कॉम्यूटेटिव। देखिए कॉम्यूटेटिव में क्या है, आप ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ करो या फिर बी को पहले और ए को बाद में लेकर के, यानी वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ करो, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। इसके पीछे रीजन बड़ा क्लियर सा है डियर स्टूडेंट्स। अगर आप ए और बी के बीच में एंगल देखते हैं तो थीटा है, और अगर आप बी और ए के बीच में, क्योंकि एंगल मेजरमेंट आपने ऑलवेज कैसे करना है? एंटी क्लॉकवाइज करना है। अगर आप बी और ए के बीच में एंगल देखते हैं तो ये 360 माइनस थीटा होता है। डियर स्टूडेंट्स, थीटा कॉस के अंदर थीटा एंड 360 माइनस थीटा दोनों की वैल्यू सेम होती है, इसलिए आप लोगों को ये कॉम्यूटेटिव मिलता है। और नॉट टू बी वरी, आप किसी को भी आगे लिखेंगे किसी को भी पीछे लिखेंगे, आपके रिजल्ट के ऊपर कोई अंतर नहीं आएगा। अब इसके बाद में है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है? मान लीजिए आपके पास में 3 वेक्टर्स हैं और आप उनको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो, तो पहले आप बी और सी को ऐड कर लो, ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, या आप ए को बी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, ए को सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, फिर ऐड कर दो, तो आपको रिजल्ट कैसा मिलने वाला है? सेम मिलने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, जितने भी हमारे नॉर्मल अर्थमेटिक के लॉज होते हैं वो सारे यहाँ पे फुलफिल होते हैं।
कुछ भी नया हमें नहीं करना। किसके लिए? डॉट प्रोडक्ट के लिए। फिर कोई बच्चा कहेगा कि ये हम सब पढ़ क्यों रहे हैं? ये सब पढ़ इसलिए रहे हैं कि अभी हम लोगों को एक दूसरे टाइप का वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ना होगा, जिसे हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं या साइन प्रोडक्ट कहते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। वो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो इसके बिल्कुल डिफर होंगी, इसलिए हमें ये सारी प्रॉपर्टीज को यहां पे पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास में ये मिलेगा कौन सा? 90 डिग्री वाला। तो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है कि अगर 90 डिग्री पे वेक्टर्स हैं तो 0 मिलता है मेरे को, 0 डिग्री पे है तो मैक्सिमम मिलता है मेरे को। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट। इसके बाद 180 डिग्री की बात की थी, तो यहां पे हम लोगों को क्या मिलता है? विद नेगेटिव साइन मिलता है। ये मैं लगा देता हूं यहां पे। तो नेगेटिव वर्क डन का जो कॉन्सेप्ट बताया था वो यही बताया था बच्चों। आई होप सो आपको याद होगा, क्लियर होगा। इसके बाद में हम लोग यहां पे बात करना चाहेंगे कि अगर एक वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ करते हैं तो क्या होता है। चलिए मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए मेरे पास में ये एक वेक्टर ए है और आइडेंटिकल दूसरा वेक्टर ये भी मेरे पास ए है। दोनों के बीच में डायरेक्शन ऑब्वियस है, 0 डिग्री पर होगी क्योंकि दोनों वेक्टर क्लोन है, एक तरीके से एक दूसरे के बराबर है। तो जैसे ही मैं यहां पे cos 0 डालूंगा तो बच्चों ये मेरे को मिल जाएगा a स्क्वायर, यानी किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने एक यहां पे सीख ली। एक बड़ा मजेदार सी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग यहां देखें। मैंने एक वेक्टर लिया आई कैप। आई कैप का मतलब एक यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। दूसरा लिया मैंने आई कैप, अगेन यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। दोनों आइडेंटिकल वेक्टर्स हैं। दोनों के बीच में मैंने डॉट प्रोडक्ट किया। वैल्यू इसकी भी 1, इसकी भी 1 और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब सीधी सी बात है आई जे जे के डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। बीच में हमने यहां पे क्या लगाया हुआ है? डॉट लगाया हुआ है। तो इट विल गिव अस 1। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों। इसकी जरूरत हम लोगों को आगे बहुत ज्यादा पढ़ने वाली है। चलिए अब मैं आगे बात एक और रिजल्ट इसी के बिल्कुल अपोजिट कह सकता हूं निकालने की कोशिश करो। तो क्या है? मजेदार सा देखिए, ये मजेदार सा बच्चों केस है मेरे पास में। जब मैं वैल्यूज निकालता हूं आई जे जे के और ए आई के, जरा समझिए। देखिए आई और जे, पहले मैं इनको समझूं। आई मेरा यहां पे था और जे मेरा यहां पे था। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना था? 1 1 था, लेकिन दोनों के बीच में एंगल कितना था? 90 डिग्री था। तो मैं इसको लिखूंगा आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 1 और cos 90। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, सब लोग जानते हैं। अब वो बच्चे जिनको cos 90 की वैल्यू याद नहीं है, cos 0 की वैल्यू याद नहीं है, वो 11th में आकर के फिजिक्स में बैठ जाए, फिर कहें जी फिजिक्स मुझे बहुत मुश्किल लगती है, तो उनका कोई भी इंतजाम हम लोगों के पास में नहीं है। फिजिक्स आसान तभी हो सकती है जब आपकी जो एलिमेंट्री चीजें हैं, जिनको आप लोग 9th में, 10th में, 7th में, 8th में पढ़ के आए हो, ठीक है, और आपको वो सारी आती हैं। जब वो सब आगे आती हैं तो ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। वरना तो आप cos 90 की वैल्यू अगर 1 लगा दोगे तो मैं थोड़ी ना रोक लूंगा, रे तो गलत ही आएगा, फिर आपको मुझे चीज मुश्किल भी लग सकती है। तो इसलिए ध्यान रखें बच्चों। चलिए, तो cos 90 की वैल्यू 0, जैसे ही मैंने डाली तो ये 0 हो गई। एक फेबुलस रिजल्ट मेरे को मिल गया, i डॉट जे डॉट के डॉट आई कितना होता है बच्चों? 0 होता है। तो ये मैं कभी भी यूज कर सकता हूं। दैट इज अ कॉन्सेप्ट। अब देखिए मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म्स में इसको लिखने की कोशिश करूं। मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक वेक्टर है a। अब इस वेक्टर के 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेरे पास हो सकते हैं। एक हो सकता है मेरे पास ax, दूसरा हो सकता है मेरे पास ay और तीसरा हो सकता है मेरे पास az। इसी तरह से मान लीजिए मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है, सपोज दैट इज b वेक्टर। अब b वेक्टर का मेरे पास एक कंपोनेंट हो सकता है bx, दूसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकता है by और तीसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकता है bz।
तो बच्चों अगेन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ध्यान में रखते हुए जब भी मैं यहाँ डॉट प्रोडक्ट की बात करूंगा, स्केलर प्रोडक्ट की बात करूंगा, तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, y को y के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, z को z के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। रीजन क्या है बच्चों? रीजन ये है इन दोनों के बीच में एंगल 0 होगा, x एक्सिस पे दोनों, ये दोनों y एक्सिस पे एंगल 0 डिग्री होगा, ये दोनों z एक्सिस पे एंगल 0 डिग्री होगा। गेटिंग माय कॉन्सेप्ट और नॉट? तो cos 0 यहां पे मेरे को 1 मिल जाएगा, cos 0 यहां पे भी मेरे को 1 मिल जाएगा, cos 0 यहां पे भी मेरे को 1 मिल जाएगा। तो इस तरह से a डॉट b को अगर मैं लिखना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म्स में ax bx प्लस ay by प्लस az bz मेरे को मिलेगा। अब कोई बच्चा कहता है जी कि मैं तो ax को मल्टीप्लाई करूंगा by के साथ, कर ले बेटा, कोई दिक्कत नहीं। x और y के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री, जैसे ही cos 90 लगाओगे वैल्यू 0 आएगी, तो क्या करोगे इसको लिख के? बेकार है। तो आई होप सो आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में सारी की सारी बात क्लियर हो गई होगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू व्हाट डॉट प्रोडक्ट। अब मैं और आगे बढ़ना चाहूंगा बच्चों, बड़ा जरूरी और बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने का। देखो बच्चों, जब भी आप लोगों को दो वेक्टर्स के बीच एंगल फाइंड करना हो, जब भी दो वेक्टर्स के बीच एंगल निकालने के लिए आपको दिया जाए, तो आप इस डॉट प्रोडक्ट का ही यूज करेंगे। अब मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि अभी आपने साइन प्रोडक्ट भी पढ़ना है, वेक्टर प्रोडक्ट भी पढ़ना है, तो वहां से एंगल निकालना दो वेक्टर्स के बीच काफी मुश्किल होता है, इसलिए आप इसी को यूज करेंगे। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, मैं ये सब बात में एक्सप्लेन करूंगा, पहले अपनी तरफ से कुछ एक्सप्लेन करता हूं। बच्चों मान लो ये आपके पास कोई भी वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर सपोज ये बी है। जैसा आप सब जानते हो ए और बी के बीच का एंगल, इसको आगे बढ़ा के एंटी क्लॉकवाइज करके ये निकालते हैं हम लोग। अब इस सिचुएशन में अगर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखता हूं, तो ये होता है ए का मॉड्यूलस प्लस मल्टीप्लाइड बाई बी का मॉड्यूलस कॉस थीटा। अब क्या कोई बच्चा यहां से कॉस थीटा नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता है। कैसे लिखेगा? कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए का मॉड्यूलस बी का मॉड्यूलस। इस तरह से वो cos थीटा की वैल्यू निकाल सकता है। ऑब्वियस है, ये भी एक अर्थमेटिक ऑपरेशन आएगा, ये भी एक अर्थमेटिक वैल्यू लिए हुए ऑपरेशन आएगा। एक अर्थमेटिक ओवर दूसरा अर्थमेटिक cos थीटा की वैल्यू देगा। यहां आपने एक प्रिकॉशन या एक ध्यान देने वाली चीज पढ़नी है, वो क्या है? cos थीटा की वैल्यू +1 0 -1 के बीच में लाई करती है। तो जब आप इसको कंप्यूट कर रहे होंगे, आप इसको डिवाइड कर रहे होंगे, तो आपकी ये वैल्यू +1 से -1 के बीच में ही आनी चाहिए। अगर आपकी वैल्यू इन दोनों लिमिट्स के अंदर नहीं आ रही है, इसका मतलब या तो आपका क्वेश्चन गलत है या तो आपकी कैलकुलेशन गलत है। तो बच्चे, कई बार जो होशियार बच्चे हैं, जिनका दिमाग थोड़ा ज्यादा चलता है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी ले लेते हैं। नहीं बच्चों, ध्यान रहे, वेक्टर ए हो या वेक्टर बी हो, दोनों ही रियल सिचुएशन है। फिजिक्स में हाइपोथेटिकल कुछ भी नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से कोई वेक्टर कंसीडर ना करें। किसी भी बुक से या वेक्टर बनाना आप सीख लीजिए, रियल सिचुएशन का वेक्टर बनाइए, उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट कीजिए, उनके बीच का एंगल निकालिए, हमेशा आंसर सही आएगा। आप अपनी मर्जी से कुछ भी वेक्टर ले लोगे, दो वेक्टर्स और उनके बीच में एंगल निकालोगे, तो इट मे बी पॉसिबल कि आपका +1 और -1 के बीच में ना आए, और जब नहीं आएगा इसका मतलब वो फिजिकल सिचुएशन है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये यहां प्रिकॉशन रखनी है। अब बच्चों, इस चीज को मैंने यहां पे लिख रखा है, cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ a मॉड्यूलस ऑफ b। अब इसी चीज को थोड़ा सा एलोब्रेट भी किया है, तो मैं पहले ये सारा हटा देता हूं यहां से, दूसरे इंक से लेकर के बात करता हूं।
तो आपको ये क्लियर कर पाऊंगा कि मैंने क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों, यहां अगले कॉन्सेप्ट में हमने कुछ नया नहीं कर रखा। हमने ए और बी दोनों वेक्टर्स को इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स डाला हुआ है, ax bx ay by az bz। अब जो मॉड्यूलस ऑफ ए है कैसे निकालेंगे ये निकालना हमने यहां सिखाया है, दैट इज ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। इसी तरह से यहां बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है बच्चों, इसको ब्रैकेट लगा लो इस तरह से, दैट इज bx स्क्वायर by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। तो बच्चों ये a का मॉड्यूलस है, ये b का मॉड्यूलस है। अब आगे कोई न्यूमेरिकल होगा तो उसमें हम लोग सीखेंगे कि मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं। चलिए मैं आगे न्यूमेरिकल का वेट ही नहीं करता, मैं यहाँ पे a वेक्टर और b वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ले लेता हूं और उनके बीच में एंगल्स निकालने की कोशिश करता हूं। मैं हाइपोथेटिकल ले रहा हूं, मुझे नहीं पता कि वो एक्चुअल में वेक्टर हो सकते हैं या नहीं, फिर भी मैं उनके बीच में एंगल निकालने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो जो अभी हमने यहां एग्जांपल दिया था कि हाइपोथेटिकल नहीं लेना, वो भी आपको यहां से क्लियर हो जाएगा कि क्यों नहीं लेना। एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से डियर स्टूडेंट्स कंसीडर कर रहा हूं। देखिए क्या है एग्जांपल, समझिए। सपोज मेरे पास में कोई एक वेक्टर है जिसको मैं लिखता हूं 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, और दूसरा वेक्टर मैं b लेता हूं बच्चों, ध्यान से समझेंगे। सपोज ये है i कैप माइनस का 5j कैप और माइनस का सपोज 7k कैप। मैंने सारे डिजिट जानबूझ के अलग अलग लिए हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो बच्चों मैं यहां बारी बारी से चीजें निकालूंगा। पहले मैं a डॉट b निकालूंगा। तो a डॉट b निकालने का तरीका यहां दे रखा है ax bx प्लस ay by प्लस az bz। तो बच्चों कैसे निकालेंगे, देखिए a डॉट b इक्वल्स टू ax bx, ax है 3 और bx है 1 प्लस, अब ब्रैकेट में लगा लेता हूं, क्यों लगा लेता हूं, क्योंकि मेरे को ay by रखना है। ay है मेरा 4 और by है माइनस का 5, तो मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 5 बच्चों, प्लस अब मेरे को लिखना है az bz। az है बच्चों मेरा कितना 2 और bz है मेरा मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 7। तो इस तरीके से मैं इसको कंप्यूट करूंगा, ये आ जाएगा 3 माइनस का 20 और माइनस का 14। कंप्यूट किया मैंने बच्चों तो ये आ गया कितना, माइनस का 31। तो एग्जैक्टली दैट इज द वैल्यू ऑफ a डॉट b। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर मुझे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में एक्स वाई जेड के टर्म्स में, आई जे के टर्म्स में कोई वेक्टर दे रखे हैं तो मैं किस तरह से a डॉट b कंप्यूट करूंगा। अब बात आती है कि मेरे को a का मॉड्यूलस निकालना है। क्या निकालना है डियर स्टूडेंट्स, a का मॉड्यूलस निकालना है। तो देखिए मैं कैसे a का मॉड्यूलस निकालूंगा जरा समझिए। मैं यहां लिखता हूं मॉड्यूलस ऑफ a दैट इज इक्वल्स टू, यहां मैं लिखा ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर और पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। तो पहले मैं ये स्क्वायर रूट लगा लेता हूं। अब अंदर लिखता हूं ax का स्क्वायर दैट इज 9, आई स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी, अभी समझा के चुका हूं मैं, प्लस ay का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस az का स्क्वायर दैट इज 4। तो ये हो गया स्क्वायर रूट 29। दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू ए मॉड्यूलस। बच्चों मॉड्यूलस के अंदर आप यहां पे वेक्टर लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉड्यूलस है। इसी तरह से अब मैं b का मॉड्यूलस निकालना चाहूंगा। तो देखिए b का मॉड्यूलस कैसे निकलेगा डियर स्टूडेंट, जरा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। b के मॉड्यूलस में मैं यहां पे लिखता हूं b मॉड्यूलस इक्वल्स टू, फॉर्मूला यही है bx का स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। देखिए अब यहां पे कुछ नहीं है,
इसके साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस के 5 का स्क्वायर प्लस माइनस के 7 का स्क्वायर। यहां आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपको 1 प्लस 25 प्लस 49 स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये हो गया 50 75। ये हो गया मेरे पास b मॉड्यूलस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 75। आई होप सो b मॉड्यूलस आपके पास ये है, a मॉड्यूलस आपके पास ये है और a डॉट b ये है। आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज डालेंगे तो cos थीटा की वैल्यू आप निकाल देंगे। आपको अपना आंसर यही छोड़ना है, इसको आगे सिंप्लीफाई करके cos की टेबल से देख करके वो सब काम अभी आपको नहीं करना है, बात की बात है। बस इतना देख लीजिएगा कि फाइनल आंसर आपका ये जो है वो +1 और -1 के बीच में कहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपने या तो कैलकुलेशन में मिस्टेक की है या आपके पास जो वेक्टर्स थे वो रियल सिचुएशन के वेक्टर्स नहीं थे, वो हाइपोथेटिकल आपने ऐसे ही बना के कुछ लिख दिया था। दैट इज अ कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू एंगल डिटर्मिनेशन बिटवीन two vectors with the help of cos product dot product स्केलर प्रोडक्ट। चलिए अब जरा ये एक न्यूमेरिकल देखते हैं, हम लोग एग्जांपल देखते हैं, बाकी के फिर आप अपने आप से घर पे लगाएंगे, नहीं होंगे तो फिर डिस्कस करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। यहां देखिए क्या कहता है, पहले वो क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से और फिर उसके बाद में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना लगाइए, थोड़ा दिमाग अपना लगाइए और कर डालिए। सॉल्यूशन मत देखिए, सॉल्यूशन बाद की बात है। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट वेक्टर्स a एंड वेक्टर b आर परपेंडिकुलर। बड़ा मजेदार सा केस, मैं यहां पे लिखता हूं a डॉट b इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। वो कह रहा है कि परपेंडिकुलर, इसका मतलब मेरे को लिखना होगा ए बी कॉस 90। जैसे ही cos 90 डाला ये हो गया 0। सीधी सी बात है कि मैं a डॉट b निकालूं, इसको 0 के बराबर प्लेस कर दूं, तो जो भी मेरे पास अननोन पैरामीटर लैम्डा है, कहां है लैम्डा, ये राजी, ये लैम्डा की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। सिंपल करते हैं साहब, मजेदार सा केस। a डॉट b निकालते हैं पहले, a डॉट b इक्वल्स टू, देखिए 2i और 4i that is 8i स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू माइनस का 2 that is -2 लैम्डा j स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट 1 और k का कोफिशिएंट -2, तो सिंपली that is -2 k स्क्वायर। सब लोग जानते हैं आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, कब, जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो ये हो गया 8 -2 लैम्डा -2 इक्वल्स टू 0। कहां से लाया 0, यहां से लाया 0 बच्चों। तो यहां से लैम्डा निकालना बड़ा आसान सा काम है, -2 लैम्डा इक्वल्स टू -6 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, लैम्डा की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 3 आ गई। ये तो आपने कैसे लिखना था सॉल्यूशन, ये यहां मैंने नीचे समझा रखा है आपको, कैसे करना था, इसके पीछे क्या फिलॉसफी आपने यूज करनी थी। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स रिगार्डिंग टू। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स और हैं, ये न्यूमेरिकल्स आप लोगों को अपने आप से लगाने हैं, घर पे लगाने हैं, मजेदार से हैं, 2 3 4 क्वेश्चंस हैं, तो ये सब आप अपने घर पे लगाएंगे। वेक्टर प्रोडक्ट की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चों बस